हाय। आपका सवाल है कि माय नेम इज़ डॉट डॉट डॉट। नाम मैं शेयर नहीं कर सकता। आई वर्क एज एन IT प्रोफेशनल ट्रेवलिंग टू मैनी फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम 1998 टू 2017। सिंस 2018 आई हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड इन एंड रिलाई ऑन लैंडन इनकम। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले 2018 से आपका जो काम है वो बंद हो गया, मतलब आपका जॉब छूट गया है। तो 2018 में ऐसा क्या हुआ है कि आपके साथ ये हालत हुआ है? चलिए इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हम जाएंगे केपी चार्ट पे। रीज़न क्या है, 2018 में ऐसा क्या हो गया था। अभी अगर 2018 देखना है तो हमें देखना होगा दशा, कि दशा कौन सा आया था उस समय। तो उस समय था आपका मर्क्यूरी का महादशा, और अंतर्दशा जो था वो जुपिटर का। ठीक है, तो जुपिटर का अंतर्दशा आया और आपका जॉब छूट गया। तो जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है? केतु के नक्षत्र में। देखिए, तो केतु का काम क्या है? कट कर देना। तो आपको पता है हर दशा का सब लॉर्ड नहीं, नक्षत्र लॉर्ड उसका रिजल्ट देते हैं। केतु एंट्री किया तो केतु आपको ड्रॉप करवा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केतु जो है वो कौन से हाउस को दे रहा है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे केतु जो दे रहा है वो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। सेकंड एंड 11th तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लमेटिक हाउस दे दिया, वो है फिफ्थ हाउस एंड 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? लॉस। ठीक है, तो आप कह रहे थे कि आप बहुत ही फॉरेन कंट्री में जा रहे थे अपने जॉब के कारण, इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे। तो उस जगह पे यहाँ पे 12th हाउस यूज हो गया है, लेकिन फिर भी ये होने का कारण क्या है? यहाँ पे फिफ्थ हाउस प्रॉब्लमेटिक कर दिया आपके लिए। अभी आप सोचोगे फिफ्थ हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, ये प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकता है? देखिए, ये प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो सकता है कि जब भी आप किसी भी हाउस का काम करते हो, किसी भी हाउस का, तो वो हाउस एक्टिव हो जाते हैं। अगर जब आप शादी करोगे 7th हाउस एक्टिव हो जाएगा, जब आपका बच्चा होगा तो 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा, जब आप जॉब करोगे तो 6th हाउस एक्टिव होगा, और 10th हाउस तो एक्टिव हमेशा रहता है, क्योंकि आप जन्म लेते ही कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हो। ठीक है, तो इसलिए 10th हाउस को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। 10th हाउस के हिसाब से काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी फिफ्थ हाउस कैसे प्रॉब्लमेटिक हाउस है? क्योंकि वो त्रिकोण का हाउस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, स्टार मार्क हाउस है ये। लेकिन जब आप जॉब करते हो ना, वो 6th हाउस है, और फिफ्थ हाउस जो है ना, वो 6th हाउस से आप जिस हाउस में काम कर रहे हो तो वो हाउस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 6th हाउस आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए 6th हाउस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो है, ये फिफ्थ हाउस जो है 6th हाउस के लिए 12th हाउस है। अगर इस तरह पे काउंट करोगे, ऐसे जाओगे, तो आप देखोगे कि फिफ्थ हाउस जो है ना वो 12th हाउस का लॉस करवाता है। क्यों? हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। उस समय फिफ्थ हाउस एक्टिव हो गया था, जिसके कारण आपको वो जॉब आपके हाथों से चला गया। ठीक है, हाँ, उस जगह पे अगर आप कुछ फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम कर लेते, और आप देखो जुपिटर केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और केतु खुद फिफ्थ हाउस को रूल कर रहा है, और केतु और राहु जिस हाउस में बैठता है उस घर का अपना ही बना लेते हैं, वो अपना उसमें अधिपत्य बैठा लेते हैं। और जैसे कि आपका जो फिफ्थ हाउस का मालिक है मून, वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। पहले तो केतु ने कब्जा कर लिया चंद्रमा का घर, क्योंकि चंद्रमा का दुश्मन है केतु, और चंद्रमा खुद अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है, वो भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपके चंद्रमा आपके कुंडली में बहुत ही खराब होकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इससे एक चीज तो प्रेडिक्शन होता है कि आपको अपने संतान से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और केतु फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आपका पहला संतान लड़का ही होगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ है, और जो चल गुजर गया तो गुजर गया। अभी हमें देखना है कि अभी क्या करना है। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर्क शुड आई डू टू अर्न मनी एज आई गेटिंग एज IT जॉब इन द एज। इस एज में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट। ठीक है, देखेंगे उसके लिए 10th हाउस को भी देखेंगे, और आपके लिए जॉब या सर्विस बिजनेस क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब
आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी। लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है, क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको। ठीक है, और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा, उसके बाद नक्षत्र तीपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है, और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है, यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो, और इसमें रिकॉर्डिंग भी है, और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है। ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया, या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना, वहाँ पे क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 चार्ट लगा के रखा है, एक तो ये चार्ट है और दूसरा ये चार्ट है। ठीक है, तो ये 2 चार्ट है, ये तो आपका लगन चार्ट है, और ये केपी चार्ट है जो मैंने वहाँ से स्नैपशॉट लेके यहाँ पे रखा है, ताकि हम मुझे आसानी हो आपको समझाने में। क्योंकि केपी चार्ट में हम लोग प्लेनेट का प्लेसमेंट देखते हैं हमेशा, और लगन चार्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन से राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो शनि यहाँ पे बैठा हुआ है आपके लगन चार्ट में, तो ये शनि 3rd हाउस में नहीं बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है वो टॉरस राशि में बैठा हुआ है। यू कैन कंक्लूड दैट शनि इज इन टॉरस राशि बट सिटिंग इन 2nd हाउस। केपी चार्ट प्रोवाइड करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेनेट। तो शनि आपका कौन से हाउस का मालिक है, वो आपके 12th एंड आपका 11th हाउस का मालिक है। कहाँ जाके बैठा है? बैठा है 2nd हाउस में।
यहाँ पे 12th और सेकेंड हाउस का कनेक्शन हुआ है। जब भी किसी के कुंडली में सेकेंड हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से हो, या 12th हाउस का कनेक्शन सेकेंड हाउस से हो, या सेकेंड हाउस में केतु बैठा हो, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना पैसा कभी टिकता नहीं है। कुछ ना कुछ कारण की वजह से उनके हाथों से पैसा खर्चा हो ही जाता है, चाहे सेकेंड हाउस का सबलॉट केतु ही क्यों ना हो, तब भी होता है ऐसा। अगर किसी के कुंडली आप देखोगे सेकेंड हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन सब लॉट केतु बन गया सेकेंड हाउस का, तब भी आपके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग खर्चा करो, जितना खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा। द मोर यू एक्सपेंड द मोर यू अर्न। तो यहाँ पे आपके लिए सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है। उससे बेहतरीन है कि आप जो भी पैसा आएगा ना उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं पे। आप कोई म्यूचुअल फंड पे कर दो, SIP कर लो, या चाहे ज़मीन जायदाद पे कर लो, या कोई गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिस्किट खरीद लो, सिल्वर बिस्किट खरीद लो, ठीक है। ऐसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन ज्वेलरी में नहीं करना है, नहीं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्वेलरी सेल होगा नहीं, घर में पड़ा रहेगा, पैसा वैसे ही रुका रहेगा, ठीक है। और देखिए, जैसे कि 12th हाउस का मालिक यहाँ पे सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये कह रहा है पैसे का खर्चा दिखा रहा है। और 12th हाउस क्या है, फॉरेन। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके। और एक चीज़ देखिए, आपका 6th हाउस का मालिक कौन है, सूर्य। सन इज योर 6th हाउस लॉर्ड। अभी 6th हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो वो बैठा है कैप्रिकॉन राशि में बैठा हुआ है सूर्य। और यहाँ पे हाउस के लिए भी प्लेसमेंट लेंगे, केपी चार्ट में देखो यहाँ पे भी 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो और किसके साथ बैठा हुआ है, बैठा राहु के साथ है। यहाँ पे मर्क्यूरी है इनका फ्रेंड, लेकिन मर्क्यूरी जो है ना उसका ज़्यादा खिंचाव रहता है, ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं विद द दानव। दानव के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी और राहु दोनों फ्रेंड में आ गया है, और यहाँ पे सूर्य आपका खराब हो गया, सूर्य इज इन बैड पोजीशन। तो आपकी कुंडली में सन जो है ना वो खराब पोजीशन में है, और आपका मून खराब पोजीशन में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले। तो ये जो सूर्य है वो खराब में होकर रखा है 6th हाउस का, तो जॉब के लिए तो अभी सोचो ही मत। अभी यहाँ पे देखो आपका बिजनेस का जो हाउस है, आपका जो बिजनेस का हाउस है वो है 7th हाउस, इंडिपेंडेंट बिजनेस। कौन है, मर्क्यूरी। कहाँ जाके बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा है। और कॉन्फर्मेशन केपी से लेंगे, हाँ 11th हाउस में बैठा हुआ है। किसके राशि में बैठा हुआ है, शनि के राशि में, अपने फ्रेंड के राशि में बैठा है, राहु के साथ बैठा हुआ है। तो राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन चीज़ को दिखाता है। तो डूइंग बिजनेस इज ए ग्रेट फॉर यू। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, वो भी अच्छा है बहुत। और एक चीज़ क्या है, आप देखो आपका जो जुपिटर है वो बैठा है आपके 9th हाउस में, और जुपिटर जो है आपके 10th हाउस का भी मालिक है, और आपके लगन का भी मालिक है। लगन का मालिक 9th हाउस में बैठना, ये अच्छा बात है कि आपके पास एक लक का सपोर्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ये 10th हाउस है, अभी 10th हाउस का जो मालिक है वो अपने से 12th होकर बैठा हुआ है। तो मैंने कहा है ना, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो ये अगर अपने से 12th गया है, तो आपके कर्मों को क्या दिखा रहा है, आप किस हाउस का काम करोगे, आप 9th हाउस का काम करोगे, ठीक है। 9th हाउस क्या है, 9th हाउस इज टीचिंग, 9th हाउस इज कंसल्टेंसी, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस। तो आपने कहा है कि आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, यस यू कैन डू ग्रेट इन दिस फील्ड। क्यों, क्योंकि आपके केतु भी 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। और केतु क्या है, केतु स्पिरिचुअल, ऑकल्ट। और 5th हाउस का मालिक जब 8th हाउस में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, 5th हाउस क्या है, आपका दिमाग है, आपकी सोचने की क्षमता है, ठीक है। और जिनके कुंडली में, एक चीज याद रखिएगा, जिनके भी कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का कनेक्शन बन जाए, आप देखो 5th हाउस का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, 8th हाउस में। 8th हाउस का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, वीनस 12th हाउस में। और वीनस 12th हाउस में बैठना बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। वो आप कह सकते हो फर्स्ट हाउस में है, लेकिन फर्स्ट हाउस में नहीं है, वो मीन राशि में है, उच्च होके बैठे हैं, और वो भी 12th हाउस में है। तो आपकी कुंडली में मोस्ट पावरफुल प्लेनेट जो है ना, मोस्ट पावरफुल प्लेनेट वो आपका वीनस है। हाँ हो सकता है वीनस आपके लिए मारक है, क्योंकि वो आपके 3rd हाउस एंड 8th हाउस का मालिक है, लेकिन फिर भी वो मोस्ट पावरफुल प्लेनेट आपकी कुंडली में है। हमें देखना होता है कि कौन मारक है, कौन आपके लिए योग कारक है। लेकिन वीनस आपकी कुंडली में मारक का पोजीशन लेने के बाद भी बहुत ही पावरफुल है।
तो यहाँ पे वीनस को यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मारक आपको तकलीफ में फेंक देगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना? हमें निकालना है कि व्हिच प्लेनेट इज मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कौन सा मतलब यहाँ पे प्लेनेट है। तो वीनस जो है ना वो आपके थर्ड हाउस का मालिक। थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो क्या कह रहा है? लॉस ऑफ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक टेक्निक सिखाता हूं। आप बिजनेस करोगे, उसके बाद आज एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो कल प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करोगे, तो आपके लिए थर्ड हाउस क्या है? मार्केटिंग भी है। आपको मार्केटिंग कैसे करना है, आपको अपने क्लाइंट से बात कैसे करना है। अगर इस तरह से अपने क्लाइंट से बात नहीं करोगे, इस तरह से आप मार्केटिंग को नहीं करोगे ना, तो ये आपके लॉस करवा देगा आपके कम्युनिकेशंस का। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट। थर्ड हाउस क्या है? मार्केटिंग और योर कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको अपने क्लाइंट के साथ, किसी के भी साथ, क्लाइंट नॉट ओनली क्लाइंट, किसी के भी साथ, चाहे वो आपका वाइफ हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, कुछ भी हो, किसी के साथ भी बात कैसे करना है पता है? आपको अपने आप को ऐसे दिखाना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, अगर लोग आपसे जुड़ेंगे तो ये उनका फायदा होगा बहुत, ना कि आपका। आपको ऐसे मतलब मीन्स आप लोगों को ऐसे दिखाना है कि योर इन्वेस्टमेंट, योर टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट, या यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑन मी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको ऐसे क्लाइंट को दिखाना है, तब जाके चीजें आपको आपके फेवर में मिलना स्टार्ट होगा। आपका जॉब छूटने का भी एक कारण क्या है पता है ना? आपने अपने आप को वैसा इंपॉर्टेंस दिखाया ही नहीं। और ऐसा होता है, जिनके कुंडली में थर्ड हाउस का मालिक 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए ना, उनको हमेशा हर किसी के साथ ऐसे बात करना है कि आप बहुत ही एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, आप खुद, और लोग जितना आपसे जुड़ेंगे उनका फायदा होगा आपसे जुड़ के। तो आपको ऐसे दिखाना है कि इन्वेस्टिंग ऑन मी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू इन योर एंटायर लाइफ। इस तरह से लोगों को दिखाना है। समझ पा रहे हो? इस चीज, इस फॉर्मूला को यूज करो। और जैसे कि आपने और कुछ और बहुत कुछ लिखा है आपने, ठीक है। और मैं कह रहा था कि आपके कुंडली में वीनस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और वीनस जो है ना वो थर्ड हाउस का मालिक है, 8th हाउस का मालिक है, जाके बैठा हुआ है वो 12th हाउस में, और वो भी आपके 5th हाउस का मालिक यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गो अहेड, आप सीखो और इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो गो अहेड। उसके बाद आपने कहा है माई डिफिकल्टी इंक्रीज आफ्टर द बर्थ ऑफ माई सन। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आपका फर्स्ट चाइल्ड सन ही होगा, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, और केतु बैठा हुआ है और आपके 5th हाउस का मालिक 12th हाउस, 8th हाउस में बैठा हुआ है। कॉन्फर्मेशन हम लेंगे केबी चार्ट से जी। तो 8th हाउस क्या है? प्रॉब्लम। 8th हाउस क्या है? प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ इशू खड़ा हो जाना। तो आपके बच्चे जब जन्म हुआ था, 5th हाउस एक्टिव हो गया था। 5th हाउस एक्टिव होने के साथ साथ 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इशू खड़ा कर दिया। अगर उस समय आप ऑकल्ट से जुड़े होते, या 5th हाउस का कोई भी काम करते, जैसे आप टैक्सेशन का काम कर रहे होते, या किसी रिसर्च वर्क, या इंडस्ट्रियल वर्क, टेक्निकल वर्क, या तो ऑकल्ट का काम कर रहे होते, तो ये थोड़ा बहुत नालीफाई हो जाता। लेकिन आप इस अभी फील्ड में जुड़े हो तो अच्छा है। और दूसरा बात, अपने संतान से थोड़ा दूर रहो। आप आपके लिए सही नहीं है और आपके संतान के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपके 5th हाउस में केतु है। तो आपका आपके बेटे के साथ कभी बनेगा नहीं। आप जो भी डिसीजन लोगे अपने बेटे के लिए, वो बैकफायर ही करेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, नेवर टेक एनी डिसीजन। आपके बेटे के लिए कभी भी कुछ डिसीजन मत लेना। उनके फ्यूचर में क्या करना है, क्या उनको लेने देना, उनको आप सपोर्ट करो। उनको आप अपने से फोर्स मत करना, ये करो ये करो ये करो, नहीं तो लास्ट में जाकर सब खराब हो जाएगा। तो और 5th हाउस का मालिक भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अलाउ हिज मदर टू टेक डिसीजन। आप अपने वाइफ के साथ डिस्कस करो, फिर उसको बोलिए कि वो डिसीजन ले ले बिहाफ ऑफ यू। लेकिन आप अपने बच्चों से थोड़ा दूरी बनाए रखना। एटलीस्ट योर फर्स्ट चाइल्ड, जो संतान है सन, उनसे दूरी बनाए रखना। जितना दूरी बनाए रखोगे आपके लिए भी सही होगा, आपके बेटे के लिए भी सही होगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, मैं आपकी अभी कह देता हूँ। एक टाइम के बाद जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, व्हेन ही विल रीच नियर 30, आपके साथ इतना मतलब बीच में एक दीवार खड़ा हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दोगे।
सो आई एम सजेस्टिंग यू, अपने जो थॉट्स है वो मत थोपिए और उनसे थोड़ा दूर रहिए, ये दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, तो ऑकल्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया था मैंने। और एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए वो इट्स लाइक ए बून फॉर यू। ठीक है, उसके बाद विच देयर इज नो प्रोग्राम इन लाइफ सिंस 2018 टिल डेट रेमेडी, अच्छा देखेंगे, दशा देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपका नक्षत्र देख लेता हूँ, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देख लेता हूँ। आपका नक्षत्र जो है ना वो विशाखा नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र। चलिए, और अभी जो आपका एज है, ठीक है, अभी जो आपका एज है दैट इज 1972 माइनस 2024, 52 है, 53 इज रनिंग। अभी जो मैं नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देखूंगा ना उसमें रनिंग एज को ही लिया जाता है। तो आपका जो एज है, सॉरी नक्षत्र है दैट इज विशाखा, और अभी जो आपका रनिंग चल रहा है एज दैट इज 53, और हमें रनिंग एज को पकड़ना होता है। ये जो चार्ट है ना ये हमारे यहाँ का लैंग्वेज में है, इसका इंग्लिश वर्जन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। अगर सब लोग अगर इसको खरीदना है तो आप इसको अपने खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखे रहे हो, उस लिंक को क्लिक करके आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ना ये आपको दिखाएगा कि हर साल आपके लिए कैसा जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 53 एज है, और 53 जो एज है वो यहाँ पे आपका ये रहा। ठीक है, और इस चार्ट का ना वेल डिस्क्रिप्शन करके मैं एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करके रखा है, एक्सप्लेन करके रखा है इस चार्ट के बारे में। इस चार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देखिए, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ, इस चार्ट का एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद इस चार्ट को परचेस कीजिए, आपको बहुत काम में आएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चार्ट से। ठीक है, तो इसका जो वीडियो है, इसका जो लिंक है इस चार्ट का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहाँ से आप इस एक्सप्लेनेशन को देखकर आप इसको परचेस कर सकते हो। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए आपका जो एज है फिलहाल दैट इज़ 53। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 प्लेनेट रूल कर रहा है, 3 प्लेनेट रूल कर रहा है। मैंने कहा है यहाँ पे हर साल 3 प्लेनेट रूल करता है। पहला देखिए मंगल, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र। तो यहाँ पे 2 पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये 4 महीना 4 महीना 4 महीना में डिवाइड होता है। तो आपका बर्थडे जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके पूरे 1 साल ये प्लेनेट रूल करता है। तो पहला 8 महीना आपके लिए सही नहीं है, 2 पापी प्लेनेट का रूल है। तो ये 2 पापी प्लेनेट रूल कर रहा है तो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे जो लास्ट 4 मंथ रहेगा इस साल का, मतलब इस साल नहीं, मतलब जिस दिन आपका बर्थडे स्टार्ट होता है उस बर्थडे से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक पूरा 1 साल वो पकड़ा जाता है इसमें। ठीक है, तो जो आखिरी का 4 महीना रहेगा ना आपके बर्थडे आने में, उस 4 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए अभी जो काम हो रहा है ना उतना फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो आपका जो अभी जो बर्थडे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उससे लेके 8 महीना थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 महीना रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र है, अच्छा खासा पैसा भी आ जाए, वीनस है तो वीनस आपको पैसा दे देगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, ये जेमिनी सूत्र में यहाँ पे देखिए जो छठा प्लेनेट है ज्ञाति कारक, इसको देखेंगे, ये मंगल है। ज्ञाति कारक वो प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाता है। ठीक है, तो आप मंगल का कोई भी स्टोन नहीं पहनोगे। ठीक है, मंगल आपके लिए योग कारक तो है, फिर भी वो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएगा। तो मंगल का आप स्टोन नहीं पहनोगे, रेड कलर थोड़ा कम पहनोगे। और अमृत कारक जो है ना वो आपके प्रोफेशन को गवर्न करता है, वो कौन है? मून। तो मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ठीक रखना, उसे लेके चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मून कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में? मून जो बैठा हुआ है वो बैठा है आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो 8th हाउस को यूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और बिजनेस को लेकर अगर आप करोगे तो आप बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और देखिए यहाँ पे 9th हाउस भी एक्टिव है, तो कंसल्टेंसी सर्विस है। तो आप यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सीख ही रहे हो, लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे, 5th हाउस प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना, और आपका कम्युनिकेशन मार्केटिंग कैसे करना है। और जैसे कि यहाँ पे राहु भी इंक्लूड है, आपके 7th हाउस का मालिक, तो आप जो भी करोगे ना उसमें राहु का टच होना चाहिए। और यहाँ पे ओवरऑल ना आपके चेंज ऑफ प्लेस को ज़्यादा दिखा रहा है, मोस्ट जो प्रोमिनेंट दिखा रहा है ना। अब अपने बर्थ प्लेस से अगर बाहर रहोगे तो आपके लिए अच्छा है, आप बहुत ग्रोथ करोगे बाहर जाके। और आपको ना ऐसे भी देखो ना, अपने घर में रहने में आपको उतना अच्छा मज़ा नहीं आता, आपको हमेशा फ्रस्ट्रेट दबा हुआ लगता है आपको।
तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बाहर रहो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपका भी दशा भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है केतु का महादशा। ठीक है, और केतु जो बैठा हुआ है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और शनि क्या दे रहा है आपकी कुंडली में? शनि दे रहा है, देखो आपकी कुंडली में 2, 6, 11, 12। 12 है, 2 है, 6 है। 6 क्या है? सर्विस है। तो ये जॉब को तो दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका एज है दैट इज़ नॉट परमिसेबल फॉर ए न्यू जॉब। ठीक है, कोई बात नहीं, अंतर्दशा देख लेते हैं अंतर्दशा क्या है। अंतर्दशा जो है ना वो अभी मंगल का था, वो खत्म हो गया, अभी राहु का स्टार्ट हो गया। तो ये टाइम आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और राहु जो बैठा हुआ है ना वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और चंद्रमा आपके लिए फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस दे रहा है। तो 5th हाउस दे रहा है सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, 8th हाउस ऑकल्ट। आप बहुत अच्छे ऑप्शन को चूज किए हो, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और आपकी जो कुंडली जो है ना उस कुंडली के हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी भी आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सुइटेबल है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो राहु केतु में राहु आया है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, इस जगह पे मैं एक ही आपको रेमेडी दूंगा अभी। आपको क्या करना है, एवरी मंडे, ठीक है, एवरी मंडे आप दुर्गा मंदिर विजिट कीजिए, एवरी मंडे टिल द एंड ऑफ राहु का अंतदशा। ठीक है, टिल द एंड ऑफ राहु का अंतदशा, यही एक मार्ग है और कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप एस्ट्रोलॉजी करो, वो करो, सबके लिए बहुत, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे देखिए 10th हाउस, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है? जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखते हैं कौन क्या दे रहा है आपकी कुंडली में। सबसे पहले वीनस का सब लॉर्ड है, वीनस कौन सा हाउस को दे रहा है वो देख लेते हैं। सोर्स क्या बनेगा? फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। तो यहाँ पे जो निगेटिव सोर्स बन रहा है वो 8th हाउस एंड 12th हाउस बन रहा है। 8th हाउस ऑकल्ट है, 12th हाउस लॉस को दिखाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन टूर, ये सब आपके लिए सही होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए बहुत सही होगा। और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस मार्केटिंग को दिखाता है। तो आपको अगर अपने प्रोफेशन को अच्छी ले जाना है तो उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। और मार्केटिंग किस तरह से करना पड़ेगा? मैंने दिखाया आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस का इन्वेस्टमेंट। तो आपके अपने क्लाइंट को ऐसे दिखाना है, चाहे आपके प्रोडक्ट में कोई दम ना हो, देर इज नो एनी, मतलब कोई प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूज नहीं है, फिर भी आपको ऐसे दिखाना ही है कि आप अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीदोगे ना, ये आपके लिए बहुत ही ग्रेट इन्वेस्टमेंट होगा इन योर एंटायर लाइफ, क्योंकि मेरे पास जो है वो कोई नहीं दे सकता है। इस तरह से आपको दिखाना है। और राहु इन्वॉल्व है आपके 7th हाउस मालिक के साथ, तो आपको, और 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति। तो आपको जो भी इच्छा पूर्ति करवाना है ना, अपने को जो भी चीज़ प्राप्त करना है ना, प्रॉफिट गेन करना है ना आपको, तो आपको राहु का तरह छलावा दिखाना ही होगा। यू हैव टू फेक योर प्रोडक्ट, यू हैव टू फेक योर सेल्फ, यू हैव नो अदर ऑप्शन। और ये तो सोर्स बन गया। और जुपिटर क्या है? रिजल्ट। क्यों? जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जुपिटर क्या दे रहा है? फर्स्ट, 5th, 9, 10, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हाउस दे रहा है। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, 9th हाउस आपका लक है, 10th हाउस क्या आपका कर्म है। अभी 5th हाउस को बस यूज़ करना है, सॉल्व प्रॉपर। अभी 5th हाउस क्या है, अभी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। 5th हाउस आपका एंटरटेनमेंट है, 5th हाउस इज एंटरटेनमेंट, 5th हाउस इज लर्निंग एंड टीचिंग, 5th हाउस इज लर्निंग एंड टीचिंग, 5th हाउस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेलिंग, 7th हाउस इज सेलिंग, लेकिन 5th हाउस इज प्रोडक्ट क्रिएशन। ठीक है, 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज एंटरटेनमेंट, 5th हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, 5th हाउस इज चाइल्ड। तो आप समझ पा रहे हो आपको किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, गो अहेड, इस चीज़ को करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और एक चीज़ देखिए, आपका जो फर्स्ट हाउस है
फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो कौन है? मर्क्यूरी। कहाँ जाके बैठा हुआ है? 11th हाउस में। और वो किसका मालिक है? 7th हाउस का मालिक है और 4th हाउस का भी मालिक है। तो अब इन्वेस्टमेंट पैसा जो लगाओगे ना, आप प्रॉपर्टी डीलिंग में भी लगा सकते हो उस पैसे को, कमीशन एजेंट, ये सारा काम भी कर सकते हो इस सारा चीज़ के। इसलिए आपने कहा है ना, आई एम अर्निंग फ्रॉम रेंटेड प्रॉपर्टी, इसीलिए आप प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हो। और इस चीज़ को बढ़ा दो, बहुत बढ़िया लाइन पे हो, बहुत, ये लाइन आपको बहुत सूटेबल है, आपके लिए बहुत सूटेबल है और बहुत आगे तक जाओगे इसको लेकर। तो आपको डरना नहीं है, बस इसमें फोकस करो, एस्ट्रोलॉजी में फोकस करो और इन सारी चीज़ को, जैसे मैंने कहा ना किस तरह से मार्केटिंग करना है, इन सारी चीज़ को पकड़ लो बस। और देखिए, ऐसा नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार तो नहीं होगा, ये भी आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है। तो बस हमें वो ट्रैक में जाना है जिस ट्रैक में हमें लेके जाना चाहता है हमारी कुंडली, उस ट्रैक में चले गए बस, कोई टेंशन नहीं, आराम से हर चीज़ अपने 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 लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपका जो लाइफ हो, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और सॉल्व हो जाएगा। बस ये राहु का अंतर्दशा चला जाने दीजिए, उसके बाद एवरीथिंग वेल एंड गुड, ठीक है। तो बस वो मंडे को जो मैंने बोला दुर्गा मंदिर जाने को, इसको अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक कीजिए काम को, आप देखना 2 से 3 महीने में चीज़ें चेंज होने लग जाएंगे। और स्टोन फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे मून तो ख़राब है, मून को मैं स्टोन दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, स्टोन क्या है, हर प्लेनेट का जो पावर है ना उसे इंक्रीज़ करता है। तो मून यहाँ पे ख़राब है, वो इंक्रीज तो हो जाएगा उसका पावर, और 8th हाउस को भी एक्टिव कर देगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी स्टोन। बाकी जो आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बस वीनस को आप ठीक रखो, क्योंकि वीनस जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि वो मारक तो है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। तो इसलिए आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, नॉन वेज आप नहीं खाओगे, ठीक है, नॉन वेज नहीं खाओगे, यह आपके लिए पहला ऑप्शन है, नॉन वेज आप नहीं खाओगे, ठीक है। और जैसे कि मून आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप एक काम करो, किसी अच्छे मंदिर में जाओ, वहाँ पे ना लोगों को थोड़ा बहुत पानी बांट के आओ, वाटर, तो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने एनालिसिस किया है, जो आपको मैंने गाइड किया है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।